बच्चे निकलेंगे ना 20 मिनट में। ये जो ना ऑल्ट टैब, इससे सारी होती है। आपको चाहिए होती है फुल स्लाइड्स हो, तो इस टाइम फुल स्लाइड्स हो भी फ्लैट है। आपको शेयर कर देता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप नीट परीक्षा 2021 को क्रैक करने की तैयारी में जुटे हैं? मैट्रिक्स अब साक्षी, हर्षिता, विधि, प्रतिभा, और कौन कौन आया? शिवानी जैन, गुड आफ्टरनून बेटा। इसको पीछे करते हैं। हिमांशु पंडित जी, सर हम भी हैं। बिल्कुल बेटा, आप भी हो। बाकी भी आ जाएं। जोबिया खान, हेलो बेटा। विवेक शर्मा, हाय। शिवानी जैन, स्माइली आ गई। ओके, थोड़ा सा हाइड्रेट किया जाए, है ना? दीपांशु, सरफराज, लेट्स गो। चलो भाई, चलते हैं फिर। सो नेक्स्ट फेज तो चल ही रहा है हमारा। खैर 5 चैप्टर्स हो गए आपके। अगर मैं परसेंट वाइज ले जाऊं तो नियरली, कंटेंट वाइज बात करें अगर हम, कि जितना हमें 11th-12th में पढ़ना होता है, तो आई थिंक हमने लगभग 30% सिलेबस कंप्लीट कर लिया है ना। लगभग 30% आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया इन 5 चैप्टर्स को मिला के। लिविंग बर्ड, बायोलॉजिकल, प्लांट किंगडम, मॉर्फो एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब आपको सीधे मूव करना है फिजियोलॉजी पे, प्लांट फिजियोलॉजी। चैप्टर नंबर 11, 12, 13, 14, 15 ऑफ 11th एनसीईआरटी। उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट है। फिजियोलॉजी को अगर आप पढ़ेंगे तो फिजियोलॉजी का मतलब होता है मेटाबॉलिक स्टडीज। मेटाबॉलिज्म जैसे आपने लिविंग वर्ड में पढ़ा था। वाइटल, वाइटल का मतलब है लिविंग, जो हमारे जिंदा होने के लिए हमें चाहिए। क्योंकि आपने पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म अगर किसी बॉडी में हो रही है देन इट्स ए लिविंग कैरेक्टर, है ना। हमने मेटाबॉलिज्म को सेल के अंदर माना तो लिविंग हो गया था। मेटाबॉलिज्म आउटसाइड द सेल था, इन विट्रो कंडीशन में, तो वो लिविंग रिएक्शंस थी बट लिविंग थिंग्स नहीं थी। तो मेटाबॉलिज्म हम मानते हैं कि सेल के बीच में सेल भी आता। अगर हम पूरी बायोलॉजी को देखते तो एक्चुअली आप इन 5 चैप्टर के बाद इंक्लूडिंग एनिमल टिश्यू, एनिमल किंगडम भी पढ़ लेते। तो एक्चुअली 8th नंबर पे चैप्टर आता है आपका सेल। तो आपको सेल पढ़ाया जाता, फिर बायोमॉलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। उसके बाद 11th नंबर पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आएगा। मतलब अगर मैं मान लो कि आपको सेल, बायोमॉलिक्यूल एंड सेल डिवीजन आता है, तो सेल के अंदर जो मेटाबोलाइट्स हैं जिन्हें आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ते हैं, कुछ प्राइमरी मेटाबोलाइट है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, और बाकी भी बहुत सारे पढ़े हैं। कुछ सेकेंडरी मेटाबोलाइट भी होते हैं जो स्टोरेज में आपने पढ़े होंगे, लाइक डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्रिस्टल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सब चीजें सेल के अंदर ही हो रही हैं, बट ये बनी कैसे होंगी? क्वेश्चन इज कि सेल अगर ग्रो कर रहा है तो ठीक है, साइज बढ़ रहा है, ग्रोथ हो गई, बाहर से दिखाई दे रहा है मॉर्फोलॉजी, इंटरनली टिश्यू नंबर में ऐड हो रहे हैं, एनाटॉमी। लेकिन एक सेल के अंदर ग्रो होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से बनेगी?
सेल अगर रेस्पायर कर रही है तो कैसे करेगी, अगर फोटोसिंथेसिस कर रही है तो कैसे करेगी, वाटर एब्जॉर्प्शन अगर हो रहा है जाइलम से फ्लोएम से फूड का कंडक्शन हो रहा है, स्टोमेटा या लेंटिसेल से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो ये सारी चीजें हमें बेसिकली फिजियोलॉजी में पढ़नी होती है ना। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बाकी जितने लोगों ने भी मुझे ज्वाइन किया अभी रिसेंटली, दीपांशु, सरफराज, बरखा, ऋतु, तान्या, संगीता। हाँ, सरफराज सिद्दीकी ने सबसे सही क्वेश्चन पूछा और मैंने इसीलिए इस स्लाइड में डाला बिकॉज कुछ दिन पहले मैंने जो एक लाइव सेशन किया था कि 330 प्लस बायो में कैसे स्कोर करे, हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, वरना कैल्विन के पेज पे जाके सर्च कर सकते हैं कि हाउ टू स्कोर 330 प्लस इन बायोलॉजी। तो उसमें एक एंगल ये भी था कि आपको इस QR कोड पे जाना होता है। ये कहाँ मिलेगा? आप CBSE की साइट पे जाके नई NCERT डाउनलोड करिए तो उसमें आपको ये QR कोड मिल जाएगा। इस QR कोड को किसी भी आप कोई भी QR कोड स्कैनर ऐप अपने मोबाइल फोन में ले लीजिए, उससे जब आप इसको स्कैन करोगे तो आपको एक कंटेंट मिलेगा जो CBSE के हिसाब से रेफरेंस कंटेंट कहलाता है। रेफरेंस कंटेंट का मतलब यहाँ पे इस तरीके से है कि अगर आपको किसी भी चीज में लगता है डाउट, अगर आपको लगता है कि ये चीज आधी अधूरी है तो पूरी कहाँ मिलेगी, तो पूरी पढ़ने के लिए आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। हर चैप्टर के ऊपर बना होगा और आई थिंक, लेकिन ये करिएगा तभी जब आप 11th में जितना दिया है उतना तो पढ़ने पहले, है ना। हर एक चीज का एक सीरीज होता है। होता क्या है, मैंने बताया आज ही सब लोग QR कोड 5 चैप्टर जो हो गए सबके QR स्कैन करके बैठ जाओगे। जितनी मॉर्फोलॉजी पढ़ाई उतनी तो याद नहीं हुई और खोल के बैठ गए आप, या जितना एनाटॉमी पढ़ाया उतना तो समझ में आया नहीं और उसके आगे भी और ढूंढ लिया आपने। तो ऐसी चीजों के लिए बस ये होता है कि जब आपको एक चीज पे कमांड हो जाए तब आप दूसरे पे जाइए, है ना। आप मेरी बात मान के पढ़ेंगे तो ये बेनिफिट है, अदरवाइज ये आपके लिए टाइम टेकिंग होगा और कुछ नहीं। जो आता था वो भी नहीं भूल जाओगे और इसके चक्कर में ये याद करने बैठ जाओगे जो आएगा नहीं। ये केवल रेफरेंस कोड होता है, रेफरेंस कंटेंट है एज पर NCERT की। अगर आप किसी टॉपिक के लिए कुछ रेफर करना चाहते हो तो इस QR कोड पे जा सकते हो। इसीलिए मैंने ये स्लाइड लगाई है, आगे से हर चैप्टर में होगी ये, कि इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो हम बात कर रहे थे प्लांट फिजियोलॉजी की। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको प्लांट फिजियोलॉजी में आगे क्या पढ़ना है उसकी बात करते हैं, है ना। मैंने आपको प्लांट तो हम कर पढ़ ही रहे हैं, हमारा पर्पस प्लांट ही रहेगा। बेसिकली मैं बता रहा था आपको फिजियोलॉजी के बारे में, है ना। फिजियोलॉजी क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। ये लिविंग होती हैं, इनको वाइटल एक्टिविटी भी कह सकते हो, है ना। ऑफ द प्लांट, ऑफ द एनिमल, तो एनिमल फिजियोलॉजी डाइजेशन से लेके और हार्मोनल कंट्रोल तक, चैप्टर नंबर 16 से 22 तक। उसमें आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं। हम प्लांट फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं। फिजियोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि एक सेल या एक प्लांट के अंदर क्या मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं और उनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे मैंने आपको ग्रोथ का एग्जांपल दिया बिकॉज वो हमें पढ़ना है कि मॉर्फोलॉजिकली हमने देखा कि रूट की लेंथ इंक्रीज हो रही है, तो मतलब रूट ग्रो कर रही है। एनाटॉमिकली आपने देखा कि रूट का मेरिस्टम डिवाइड करके आफ्टर एलोंगेशन परमानेंट टिश्यू में चेंज हो रहा है, तो और एक मोनोकॉट या डाइकॉट की रूट का स्ट्रक्चर बन गया, जिसकी वजह से बाहर से आपको लंबाई दिखाई दे रही थी। अब मैं बात कर रहा हूं कि उन मेरिस्टमेटिक सेल्स में जो डिवीजन हो रहा है, तो वो डिवीजन कैसे हो रहा है, उस डिवीजन की रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर एक सेल डिवाइड करती है तो डिवाइड करने के लिए उसे क्या चाहिए। अगर वाटर एब्जॉर्ब होता है तो कैसे रूट हेयर एब्जॉर्ब करते हैं। अगर स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन होता है तो कैसे ओपनिंग क्लोजिंग होगी। दैट इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म, और हम प्लांट की मेटाबॉलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। क्लियर? अच्छा, ओके। किसी ने लिखा है कि साउंड ब्रेक हो रही है, पहले थी अब ठीक है। मे बी वो कुछ माइक का इश्यू होगा इसलिए, है ना। हो जाएगा अब आपको, आई थिंक सही आएगा। अगर आ रहा है तो वॉइस ब्रेक हो रही है तो प्लीज इन्फॉर्म। प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड 2 पर्सन के नाम, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है बट आई थिंक सो कि आपको पढ़ने चाहिए। एक नाम आएगा सर JC बोस
पहले मैं इनको लिख रहा हूँ, ऑफ कोर्स आई एम इंडियन। जगदीश चंद्र बोस, ही इज फादर ऑफ इंडियन फिजियोलॉजी या इंडियन फादर ऑफ फिजियोलॉजी, जैसे भी लिख लीजिए, फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी। है ना, तो ये सर जेसी बोस, ये इंडिया के हिसाब से आपको जो है वो याद रखना है। अदरवाइज स्टीफन हिल्स, इनका नाम आगे हम फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, इवन जेसी बोस को भी आगे कहीं पढ़ेंगे। ही इज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। मतलब पूरे वर्ल्ड में प्लांट फिजियोलॉजी को जिसने स्टैब्लिश किया, ही वॉज स्टीफन हिल्स। फोटोसिंथेसिस के स्टार्टिंग में इनका नाम आएगा। एंड इंडिया में जिन्होंने प्लांट फिजियोलॉजी को स्टैब्लिश किया, देन सर जेसी बोस, इनका नाम दिया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है ना। अब बात करते हैं, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम क्या है, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ना। प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। ट्रांसपोर्ट का मतलब वाटर एब्जॉर्ब भी होगा, फिर ट्रांसफायर भी होगा, बीच में सर्कुलेट भी होगा, मिनरल और फूड का सर्कुलेशन या कंडक्शन भी होता है, प्लांट हार्मोन भी मूव करते हैं, एक लीफ से लेके रूट तक फूड पहुंचता है, या रूट से वाटर जो है वो ट्री के टॉप तक पहुंचाया जाता है। ये सब कैसे होता होगा, तो जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, पहला पैराग्राफ जो दिया है, तो उसमें 2-3 चीजें काम की हैं। जैसे सबसे पहले कि अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो कोई भी सब्सटेंस जो भी ट्रांसपोर्ट होगा, जो भी मूव करेगा, वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सब्सटेंस विद इन द प्लांट सिस्टम। तो डिस्टेंस के हिसाब से जब हम डिसाइड करते हैं तो ट्रांसपोर्ट 2 टाइप का होता है ना। दिस इज ऑफ 2 टाइप। एक कहलाता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, और एक बन जाता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब शॉर्ट में भी अगर हम कहेंगे कि तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकती है, बताओ। किसी भी चीज को मूव करने के लिए सबसे कम डिस्टेंस कहां आएगी? यस, अगर वो वीडियो आपने देखा हो तो उसमें मैंने ये भी डिस्कस किया था कि एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि आप इंट्रोडक्शन और समरी और साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन इन सबको छोड़ दें। सीबीएसई के हिसाब से एनसीईआरटी बेस्ड पेपर होता है, तो एनसीईआरटी का इंट्रोडक्शन से लेके समरी तक, साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन तक, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस, सब कुछ आपके सिलेबस में है। क्यूआर कोड नहीं, क्यूआर कोड रेफरेंस के लिए है, वो आप चाहे तो पढ़िए या मत पढ़िए। कनिका का आंसर आ गया सबसे पहले, इवन रैनी देवी का भी आंसर है सेल टू सेल। लेकिन बेटा सेल टू सेल में कम से कम 2 सेल तो आएंगी ना। कनिका ने जो आंसर दिया वो राइट आंसर है कि एक सेल के अंदर ही मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, विद इन सेल, एक ही सेल के अंदर। लाइक कि अगर मैं मान लीजिए एक सेल बना दूं, जैसे मान लीजिए आपने जूस्पोर पढ़ा है ना, प्लांट किंगडम में मैंने आपको जूस्पोर पढ़ाया है। जूस्पोर फ्लैजिलेटेड होता है, यहां से मान लीजिए फ्लैजिला ओरिजिनेट हो गया। मैंने आपको यूग्लिना भी पढ़ाया, यूग्लिना भी आपको बना के दिखाया था, है ना। ये इसमें भी फ्लैजिला है, एक बड़ा और एक बहुत छोटा। तो अगर जैसे ये जूस्पोर था या क्लैमाइडोमोनास है, तो अगर मान लीजिए फूड यहाँ पे है, स्टोरेज स्टार्च यहाँ पे है, तो स्टार्च को डाइजेस्ट करके सारे प्रोसेस से होते हुए एक्चुअली इसकी जरूरत फ्लैजिला को लोकोमोट करने की यहाँ की है। तो फूड कम से कम यहाँ से यहाँ तो मूव करेगा ना। ऐसे यूग्लिना ने मान लीजिए फूड यहाँ स्टोर किया, क्लोरोप्लास्ट यहाँ बनाए थे आपने, लेकिन इन क्लोरोप्लास्ट में फूड बनने के बाद यूज तो कहीं और होगा। तो एक सेल के अंदर भी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट तो होगा ही होगा। आपने अभी सीव ट्यूब का लेटेस्ट डायग्राम मतलब चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है। सीव ट्यूब में कोई भी चीज यहाँ है, ये सीव पोर बनाए थे, ऐसे यहाँ पे भी ये सीव पोर है, और ये इसका पेरिफेरल साइटोप्लाज्म हो गया,
अंदर जो स्पेस है वहां पे जो फूड है वो यहां से यहां तक तो जाएगा, तो एक ही सीव ट्यूब के अंदर वो ट्रैवल तो कर ही रहा है। तो इसका मतलब यह है कि मिनिमम डिस्टेंस जो कोई भी सब्सटेंस ट्रैवल कर सकता है दैट इज कॉल्ड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और वो क्या बन जाएगी, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, एक ही सेल के अंदर, विद इन सेल। एक ही सेल के अंदर, ठीक है, कि मिनिमम डिस्टेंस जो किसी फूड को या किसी भी सब्सटेंस को ट्रैवल करने के लिए चाहिए, वो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, एक सेल बन के तैयार हो जाएगा, एक ही सेल के अंदर। ऐसे भी समझ सकते हो कि आपने तो सिंगल सेल के भी तो प्लांट पढ़े हैं ना, सिंगल सेल के प्लांट में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, एसिटाबुलेरिया ये सब थे, और आपने प्रोटिस्टा और मोनेरा भी पढ़ा। तो ऐसा था ना कि बैक्टीरिया में कोई चीज ट्रांसपोर्ट नहीं होती। ठीक है कि हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, बट एक्चुअली अप्लाई तो आप हर जगह करोगे ना। प्लांट तो इसलिए कि यहाँ पे प्लांटी किंगडम पे अप्लाई हो, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। फिजियोलॉजी बेसिकली सब जगह से, बैक्टीरिया भी है यहाँ पे, प्रोटिस्टा भी है और प्लांट भी है, एनिमल नहीं है बस। बेसिकली मेन पर्पस ये है हमारा कि हम एनिमल की बात नहीं कर रहे, हम फंगी की बात नहीं कर रहे। बाकी आप बैक्टीरिया या इंक्लूड करोगे, प्रोटिस्टा में यूग्लिना या क्राइसोफाइट डायटम्स, उन सबको ला सकते हो। स्लाइम मोल्ड छोड़ दो और प्रोटोजोन्स को छोड़ दो। तो मिनिमम डिस्टेंस हमारे पास क्या आ जाएगा, एक सेल आ जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, एक सेल के अंदर अगर कोई चीज मूव करती है तो बाय विच फोर्स मूव करेगी, रीजन क्या होगा बिहाइंड द मूवमेंट, बताइए। कनिका आंसर कर सकते हो बेटा। एक सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट तो होगा, लेकिन किस वजह से होगा, व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट। सरफराज ने लिखा है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म तो बेटा पार्ट ऑफ द सेल हो गया। इंपॉर्टेंट है कि फोर्स क्या है, रीजन क्या है, क्यों ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मत करिए ट्रांसपोर्ट। हर्षिता कौशल ने सबसे पहले आंसर दिया डिफ्यूजन। यस, डिफ्यूजन से हो सकता है। डिफ्यूजन के लिए कोई बैरियर नहीं चाहिए। एक कमरे में परफ्यूम को ओपन कर दीजिए, पूरे रूम के अंदर आपको परफ्यूम की स्मेल आएगी। सो फोर्स बिहाइंड द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट क्या होगा, एक तो डिफ्यूजन हो सकता है, और दूसरा क्या कहलाता है, वो आगे आप, मतलब सेल में मान के चल रहा हूं कि आप पढ़ चुके हैं। अच्छा पहले आप लोग यही जवाब दे दो मुझे, जूलॉजी में आपने क्या पढ़ा हुआ है, सेल पढ़ लिया। बिकॉज सेल बायोमॉलिक्यूल और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये आप जू में पढ़ोगे, पूरी यूनिट जो है वो। फटाफट रिप्लाई करो। सेल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमॉलिक्यूल्स, ये सब पढ़ा है आपने? नहीं? अच्छा, तो सर ने इसका मतलब डाइजेशन से स्टार्ट किया है ना। शिवानी ने लिखा है रूट प्रेशर हो सकता है। बेटा रूट तो खुद ही मल्टी सेल हो जाएगा, रूट की तो कोई बात ही नहीं हुई अभी। रूट प्रेशर तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में आएगा। मैं तो शॉर्ट डिस्टेंस पढ़ा रहा हूं, और शॉर्ट में भी मिनिमम डिस्टेंस जो ट्रेवल हो सकती है दैट इज विद इन ए सेल, उसकी बात कर रहा हूं, है ना। रूट प्रेशर तो अभी नहीं आएगा, बहुत दूर है। ओके, अगर आपने सेल वाली यूनिट नहीं पढ़ी है तो भी मैं मान के चल रहा हूं कि सेल में थोड़ा बहुत तो आइडिया आपको है ही। तो आपने साइक्लोसिस कहीं पढ़ा हो कि जो ये इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट है ये किस वजह से होता है, तो इसके दो रीजन है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन, पर अगर नहीं पढ़ा तो हम आगे पढ़ेंगे, एंड बिकॉज ऑफ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को साइक्लोसिस कहते हैं। क्लियर? साइक्लोसिस बैक्टीरिया में नहीं होती, हाँ साइक्लोसिस प्रोकैरियोट में नहीं होती, केवल यूकैरियोट में होती है ना। तो दो वजह हैं जिनकी वजह से मटेरियल मूव कर सकते हैं, या तो साइटोप्लाज्म के साथ साथ मूव कर जाएं, दैट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस, या डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाएं। साइक्लोसिस एक डायरेक्शन में होती है, डिफ्यूजन तो आपने पढ़ा ही होगा फिजिक्स में या केमिस्ट्री, जहां भी आप पढ़ते हो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। डिफ्यूजन रैंडम होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है ना। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो गई। या फिर ये हो सकता है कि चलो एक आंसर जो दिया गया था वो कि दो सेल के बीच में, सेल टू सेल, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट। जैसे ये इंट्रासेलुलर था, ये क्या बन जाएगा, इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट, है ना, दो सेल के बीच में।
अब दो सेल के बीच में का मतलब क्या आएगा, जैसे अभी हमने एनाटॉमी पढ़ा, तो रूट हेयर से मान लीजिए निकल के कॉर्टेक्स में आ गया, या पैसेज सेल से वाटर निकल के प्रोटोजाइलम की सेल में ट्रांसफर हो गया, ऐसे सब्सिडरी सेल से निकल के गार्ड सेल में चला गया, जस्ट नियर बाई, कि दो या दो से ज्यादा की जो पास की सेल्स हैं वो कहलाएंगी इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट में, और वो भी शॉर्ट डिस्टेंस ही कहलाता है। उसकी डिस्टेंस भी अगर माइक्रोस्कोप के हिसाब से देखोगे तो नियर बाई सेल होती है, तो उस हिसाब से आ जाएगा। है सरफराज सर, मैंने साइटोप्लाज्म बोला था बेटा, साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर है, साइक्लोसिस फिनोमिना है, आपको साइक्लोसिस बोलना चाहिए अगर बोलेंगे भी तो, साइटोप्लाज्म था ना बोलेंगे आप। मैं मेटाबॉलिज्म पूछ रहा हूं, आप सेल बोल दें, तो दोनों चीजें एक जैसी होना है। मेटाबॉलिज्म फिजियोलॉजी है और सेल स्ट्रक्चर है, ऐसे ही साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर है, साइक्लोसिस फिजियोलॉजी। तो आपको फिजियोलॉजिकल आंसर देना है ना, साइक्लोसिस से क्या होता है। यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर तो पूछ ही नहीं रहा मैं कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या हो रहा है या माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो रहा है, मैं तो रीजन पूछ रहा हूँ, फिजिकल फोर्स जिसकी वजह से, तो वो साइटोप्लाज्म के घूमने की वजह से हो रहा है। साइटोप्लाज्म ना घूमे तो क्या हो जाएगा, आप अगर साइटोप्लाज्म बोले तो साइक्लोसिस हो जाएगी क्या, नहीं होगी। बैक्टीरिया में साइटोप्लाज्म होता है, साइक्लोसिस नहीं होती, अभी थोड़ी देर पहले किसी ने लिखा था, है ना। तो चीजों को प्रिसाइजली भी करना सीखिए थोड़ा सा, है ना। अब आएगा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब है कि फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। जैसे मान लीजिए रूट हेयर से लेके जाइलम तक, हमें लगेगा कि माइक्रोस्कोप के हिसाब से तो बहुत पास है, मतलब मैक्रोस्कोप के हिसाब से, लेकिन एक्चुअली बहुत सारे लेयर हो गए। रूट हेयर, फिर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरीसाइकिल, प्रोटोजाइलम, देन मेटाजाइलम। तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। या सिंपली कहा जाए, रूट से लेके लीफ तक जाना है, रूट से लेके ट्री के टॉप तक जाना है, लीफ से फूड बन के रूट में वापस लौट के आना है, ये सब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहलाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, है ना। दैट मे बी माइक्रोस्कोपिक, दैट मे बी मैक्रोस्कोपिक, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ सेल्स बहुत सारी होंगी, अनकाउंटेबल होंगी, इसीलिए इसको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोला। तो पहली चीज तो ये कि जो भी मटेरियल मूव करेगा वो कितनी डिस्टेंस को ट्रेवल करेगा। अकॉर्डिंगली शॉर्ट डिस्टेंस और लॉन्ग डिस्टेंस दो टाइप के ट्रांसपोर्ट हैं। शॉर्ट में मिनिमम डिस्टेंस हो सकती है एक सेल के अंदर, या फिर आप इन बिटवीन सेल्स तो काउंट करते ही हैं। लॉन्ग डिस्टेंस में वन पार्ट टू अदर पार्ट पे जा सकते हैं। अब बात आती है कि मटेरियल कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं और किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, इस पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट, मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड और किस डायरेक्शन में जाएंगे, यहीं पे हम डायरेक्शन भी कवर करेंगे, है ना। तो डायरेक्शन भी हमें इसी चीज में देखना है ना। आप बताइए कौन कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होते हैं, अब बताइए। मटेरियल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड किसी भी प्लांट के अंदर, कनिका ने लिखा वाटर एंड मिनरल्स, चलो पहले यही लिख लेते हैं, बाकी लोग भी लिखते जाइए क्या क्या है। वाटर है, मिनरल्स है, और ग्लूकोज को किस में लिखोगे, चलो मैं ग्लूकोज को ऐसे लिख लेता हूं, ऑर्गेनिक सल्यूट। ऑर्गेनिक सल्यूट फूड मान लो, जिसमें आपने ग्लूकोज लिखा, कोई अगर ग्लूकोज के अलावा सुक्रोज भी लिख रहा है या कोई और फूड लिख रहा है तो वो आ गया, ठीक है। निधि ने वाटर लिखा, वो भी हो गया। हिमांशी ने लिखा नाइट्रोजन, बेटा नाइट्रोजन ट्रांसपोर्ट होती है नाइट्रेट की फॉर्म में, और वो तो मिनरल में आ ही जाएगा। वाटर, मिनरल, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, विधि ने लिखा, तो ये तीनों चीजें हो गई, वाटर, मिनरल एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट या ऑर्गेनिक सल्यूट एक ही बात है। निधि चौधरी ने एक नया नाम लिखा है, दैट इज प्लांट हार्मोन, तो हार्मोन्स आ गए। हालांकि अब अंडरस्टूड है कि हम प्लांट हार्मोन की ही बात कर रहे हैं। फिर लिखा है कनिका ने भी, ओके। शिवानी ने लिखा है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट यूजुअली इनऑर्गेनिक मटेरियल होंगे, लाइक सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, तो वो सब मिनरल्स में आ ही जाएंगे। एटीपी का ट्रांसपोर्ट नहीं होता बेटा, एटीपी ट्रांसपोर्ट नहीं होता, है ना। एटीपी की जरूरत जहां होती है वहीं सेल, इसीलिए तो हर सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया दिया गया। कोई ऐसी सेल है क्या जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया ना होता हो, और अगर ऐसी सेल है तो डेड होगी। लिविंग है तो डेफिनेटली हैज माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज एटीपी का, माइटोकॉन्ड्रिया का काम है एटीपी बनाना और उसी सेल के अंदर जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना, तो एटीपी को आप ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे, ओके ठीक है। बेसिकली जितनी भी कैटेगरी आप बनाओगे, अब मैं अपने तरीके से बात करता हूं, जितनी भी हम मटेरियल्स को बनाएंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में केमिस्ट्री और फिजिक्स के जैसा ही है, थोड़ा बहुत आपको लगेगा,
अप्लाई बायो में करना है। फिजियोलॉजी मतलब मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म अगर आपको याद हो तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, और रिएक्शन में लिखा था आपने एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो बिना थर्मोडायनेमिक्स के मेटाबॉलिज्म नहीं हो सकती। दूसरी चीज, जब भी आप रिएक्शन लिखोगे तो उसमें वही रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स, रेट ऑफ रिएक्शन, और अगर सोल्यूशन बनाओगे तो सॉल्वेंट एंड सल्यूट, सब चीजें वही आने वाली हैं। तो अल्टीमेटली हम बेसिक लेवल पे फिजिक्स केमिस्ट्री को इसमें घुसेड़ेंगे बीच में, बिना उसके फिजियोलॉजी नहीं आ सकती। तो अगर मैं अपनी बात कहूं तो वाटर जो एक सॉल्वेंट का काम करेगा मोस्ट ऑफ द केस में, और सॉल्वेंट में जो भी डिसॉल्व होगा वो सल्यूट हो जाएगा। क्वांटिटी बेस पे सॉल्वेंट सल्यूट आप पढ़ते ही हैं। सल्यूट में हमने मान लिया कि इनऑर्गेनिक सल्यूट दैट इज मिनरल, ये अलग है, जिसे आप मान सकते हो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमें चैप्टर अलग अलग पढ़ने हैं, इसीलिए हमने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अलग किया। तो मिनरल्स क्या हो गए, इनऑर्गेनिक सल्यूट। और अगर ऑर्गेनिक मिनरल लिखा हुआ है तो ये मैंने अलग से लिख दिया ऑर्गेनिक सल्यूट्स। तो सल्यूट मैंने इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दो अलग अलग कर लिए। जो फूड बनता है लाइक ग्लूकोज, जो लीफ में बना सुक्रोज की फॉर्म में ट्रेवल करेगा, तो ऑर्गेनिक सल्यूट में आ गया। और जितने भी मिनरल न्यूट्रिशन में आप मिनरल्स पढ़ेंगे, 17 मिनरल्स हैं, वो सारे इनऑर्गेनिक मान लीजिए। प्लांट हार्मोन भी बेसिकली वाटर में डिसॉल्व होके ही जाएंगे, सो दे आल्सो एक्ट एज ए सल्यूट। बट क्योंकि प्लांट हार्मोन एक अलग चैप्टर है तो इसलिए एक अलग से नाम दे दिया, बट अदरवाइज प्लांट हार्मोन ऑर्गेनिक कंपोनेंट है। और किसके साथ जाएंगे दैट डिपेंड, कि वो जाइलम से जा रहे हैं, फ्लोएम से जा रहे हैं, जहां भी होगा देखा जाएगा, है ना। तो बेसिकली ये चार चीजें हैं। ये तो हो गए जो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होंगे। अब ये बताइए कि कोई भी मटेरियल, सबसे पहले वाटर की बात करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, हमें डायरेक्शन के बेस पे आंसर करने हैं। और ऑप्शंस आपके क्या होंगे, एक होगा यूनिडायरेक्शन, यूनिडायरेक्शनल, एक होगा एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल विदाउट एनी एक्सेप्शन, एक होगा बाई डायरेक्शनल, और एक होगा मल्टी डायरेक्शनल। अगर मैं आपको ये चार ऑप्शन दे दूं और आपसे पूछूं कि वाटर इज ट्रांसपोर्टेड बाई ABCD, मान लीजिए ABCD, यस, वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। प्रवीण कूल ने लिखा है डी, उससे पहले विधि ने लिखा है एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल, उससे भी पहले सरफराज ने बी लिखा हुआ है, कनिका एसेंशियल यूनि, और बाकी लोगों ने भी एसेंशियल यूनि लिखा है, रैनी देवी ने यूनिडायरेक्शनल लिखा हुआ है। इसका आंसर क्या आएगा, एक्चुअली बी, एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल विदाउट एनी एक्सेप्शन। अब आपने जो मान लीजिए मल्टी डायरेक्शन बोला, क्या सेंस में बोला मल्टी डायरेक्शन। प्लांट के लिए डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ये नहीं कि लेफ्ट में जा रहा है, राइट में जा रहा है, या टॉप में जा रहा है, या बॉटम में जा रहा है। डायरेक्शन क्या है प्लांट के लिए, कि प्लांट जहां से वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मोस्टली रूट मान लेते हैं, तो रूट से लेके ट्री के टॉप तक ही जाएगा। अब सोचो क्या उल्टा होगा, आप ट्री के टॉप पे या आप किसी प्लांट की लीफ पे पानी दो और इमेजिन करो कि रूट में पहुंच जाए, पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। या आप किसी प्लांट के फ्लावर पे या फ्रूट पे पानी डाल दो और सोचो कि उसकी लीफ में पहुंच जाए, पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। देयर इज ओनली वन डायरेक्शन, कि रूट से लेके और प्लांट या ट्री के टॉप तक। अगर रूट नहीं है तो आगे आप पढ़ोगे कि रूट को कट कर दें तो क्या होगा, तो जो भी एब्जॉर्प्टिव साइट होगी जहां से वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, वहां से लेके और जहां भी रिक्वायरमेंट है वाटर की वहां तक जाएगा, बस। कभी भी ये उल्टा नहीं हो सकता। तो ये एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल आएगा, है ना। सबसे सिंपल क्वेश्चन है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है, एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल होता है ना, फ्रॉम द एब्जॉर्प्टिव साइड टू द रिक्वायर्ड साइड, जहां से एब्जॉर्प्शन हुआ और जिसको जरूरत है वहां तक ये सीधे सीधे जाएगा, है ना। और रूट टू टिप ओनली, है ना, सरफराज ने लिख दिया रूट टू टिप, वो भी ठीक है। लेकिन ऐसे केस में ये भी ध्यान रखिएगा कि रूट ना हो तो क्या, क्योंकि ये बातें आगे आएंगी कि सर रूट को कट कर दें तो क्या, तो इसलिए मैंने दूसरी लाइन भी बोली, जिस जगह से एब्जॉर्प्शन होगा, रूट नहीं है तो कुछ और एब्जॉर्प्टिव साइट होगी। जैसे आप बुके शॉप पे जाइए, फ्लावर वाली शॉप पे जाइए, तो फ्लावर की स्टिक होती है, पानी में डिप होती है, फ्लावर सूखते तो नहीं है, इवन खिल जाते हैं, बड होती है रोज की तो ओपन हो ही जाती है। तो इसका मतलब जो कट स्टेम की सरफेस है वहां से पानी जा रहा है, और वो कहां तक जा रहा है, फ्लावर के पेटल तक जा रहा है, जिससे वो एक्सपैंड हो रहे हैं और फ्लावर खिल गए। तो वहां पे एब्जॉर्प्टिव साइट से लेके और टारगेट साइट यानी फ्लावर के पेटल तक जा रहा है। रूट टू टिप एक सिंपल आंसर है
बट आगे ये बातें आएंगी कि रूट ना हो तो क्या, जब आएंगे हम तब देख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट कैसा होगा? यस, सेम ऑप्शंस हैं, बताओ मिनरल ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? सरफराज ने लिखा है मल्टी डायरेक्शनल, और एनीवन एल्स? किसी और को रिप्लाई करना है? फरहीन यस सर मल्टी, कनिका ने भी मल्टी लिखा है, विधि ने भी मल्टी लिखा हुआ है। अब देखो एक्सप्लेनेशन, एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल तो होता ही नहीं है, मल्टी एक्टिव पैसिव की तो बात ही नहीं हो रही बेटा अभी शिवानी, एक्टिव पैसिव पे हम नहीं जा रहे, अभी हम सिर्फ अपनी चीजों को पढ़ रहे हैं। आंसर क्या आएगा? बाई डायरेक्शनल, सी। जो ऑप्शंस दिए इन्हीं में से चूज करना है ना। अभी हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज पे बाद में देखेंगे क्या कमियां हैं उसमें। मिनरल का डायरेक्शन कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल। अब इसे समझोगे कैसे और कब ये आंसर आएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिनरल वाटर के साथ ट्रैवल करते हैं, ये तो पता है आपको, जाइलम पढ़ाते समय लिखा था कि जाइलम में वाटर जाएगा और वाटर के साथ साथ उसमें मिनरल्स भी जाएंगे। तो जाइलम में अगर वाटर मूव कर रहा है एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल, तो मिनरल भी यूनिडायरेक्शनली जाएंगे। तो एक मिनरल का डायरेक्शन हो गया, यानी आंसर बी होना चाहिए। फिर मैंने बाई डायरेक्शनल क्यों लिखा? क्योंकि मिनरल का एब्जॉर्प्शन इसी चैप्टर में आगे आप पढ़ोगे कि वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, प्लांट एनर्जी को देके मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है ना। तो अगर वो एनर्जी को देके यानी एटीपी खर्च करके मिनरल एब्जॉर्ब कर रहा है तो वेस्ट तो नहीं जाने देगा। तो जब लीफ या फ्रूट या कोई भी प्लांट पार्ट टूट के गिरने वाला होता है अपने आप, सेनेसेंस जिसे आप बोलते हैं, तो सेनेसेंस के टाइम पे जितने भी मिनरल्स उस प्लांट पार्ट के अंदर होते हैं फ्री स्टेट में, प्लांट उनको विड्रॉ कर लेता है। तो एक डायरेक्शन तो हुआ कि भाई रूट से अब्सॉर्ब होकर ट्री के टॉप तक, रूट टू टिप वाली बात, एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल। बट जब सेनेसेंस का टाइम आएगा तो उसी प्लांट पार्ट से वो वापस भी ले लिए जाएंगे। दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है। यहां मल्टी डायरेक्शन का सेंस इस तरीके से नहीं आएगा कि अगेन वही लेफ्ट राइट वाली चीज नहीं देनी है, हमें ये देखना है कि मिनरल कहां से आते हैं और कहां जाते हैं। तो मान लेता हूं कि रूट से आए और लीफ में गए, तो लीफ जब टूट के गिरने वाली होगी, बिकॉज लीफ का नेचुरल फॉल होता है और फ्रूट का नेचुरल फॉल होता है। फ्लावर लीफ का मॉडिफिकेशन है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो लीफ और फ्रूट फॉल अगर नेचुरल हुआ तो उसे हम बोलते हैं एब्सिशन या सेनेसेंस। तो सेनेसेंस के टाइम पे या एब्सिशन के टाइम पे मिनरल को विड्रॉ कर लिया जाता है। दैट इज अ सेकंड डायरेक्शन जो पॉसिबल है ओनली एट द टाइम ऑफ सेनेसेंस। तो ओवरऑल मिनरल का डायरेक्शन कैसा हो गया? बाई डायरेक्शनल हो गया। लेकिन यहाँ ये याद रखिएगा कि सेनेसेंस के टाइम पे विड्रॉ किया जाएगा। पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा, हमारे पास स्पेस भी कम है और मुझे लगता नहीं कि उस लाइन को लिखने की कोई जरूरत है। मैंने आपको बता दिया, आपको याद रहेगा, आगे डिटेल में आपको सब कुछ पढ़ना ही है। तो मिनरल सेनेसेंस के टाइम पे विड्रॉ कर लिए जाते हैं, इवन वापस ले लिए जाएंगे, है ना। वापस लेने का मतलब है लीफ से वापस लेके वो स्टेम में आ जाएंगे, जबकि वाटर कहाँ गया था? स्टेम से लीफ में गया था, इस तरीके से। सर वीडियो और ऑडियो ब्रेक हो रही है। वीडियो तो बेटा पता नहीं, ऑडियो अगर ब्रेक हो रही है तो माइक तो ठीक है। सर क्वेश्चन में कहाँ ऑप्शन टिक करना है? क्वेश्चन में तो जब आएगा तो बाई डायरेक्शनली करोगे ना, क्योंकि हम ये तो ना कह रहे हैं कि प्लांट किस स्टेज में है। हम जब भी ओवरऑल बात करते हैं तो पूरा आंसर देना होता है। पूरा आंसर क्या आएगा? बाई डायरेक्शनल आएगा। हाँ, इससे एक क्वेश्चन ऐसे बना सकते हो कि इफ ए प्लांट इज इन ग्रोइंग स्टेज देन मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड, तो एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल है। क्योंकि अगर ये लिख दिया गया कि प्लांट ग्रोइंग स्टेज में है तो उसका मतलब ये हुआ कि सेनेसेंस नहीं होगा। सेनेसेंस तो ओल्ड एज में होता है, तो फिर आपको वो दूसरा डायरेक्शन है वो काउंट नहीं करना, तो आंसर केवल यूनिडायरेक्शन हो जाएगा, है ना। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? बाई डायरेक्शन हो गया। अब आओ इस पे, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का आंसर क्या आएगा? थर्ड, सेम ऑप्शंस। ऑर्गेनिक मटेरियल या जो सॉल्यूट्स हैं इनका ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? सरफराज मल्टी, बेटा सब में मल्टी बोलोगे कहीं ना कहीं तो आ ही जाएगा, है ना। सरफराज ने मिनरल में भी मल्टी बोला था और शायद वाटर एब्जॉर्प्शन में भी मल्टी बोला था,
है। निधि ने लिखा है बाई डायरेक्शनल, ओके। जोबिया ने मल्टी लिखा हुआ है। अब इसका आंसर क्या आएगा? इसका मतलब आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है फिजियोलॉजी, या आपने शायद ढंग से नहीं पढ़ा। ऑर्गेनिक सॉल्यूट मल्टी डायरेक्शनली ट्रांसपोर्ट होते हैं। अब ये मल्टी डायरेक्शनल क्यों है? क्योंकि आप जब फूड का ट्रांसपोर्ट पढ़ोगे, चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वहां पे आपको ये मिल जाएगा। वहां लिखा होगा कि फूड का ट्रांसपोर्ट सोर्स से सिंक की तरफ होता है। और प्लांट में फूड का सोर्स क्या है? इन जनरल लीफ, लीफ के थ्रू फूड बनता है, लेकिन जाता तो हर जगह है सेम टाइम पे। बात ये नहीं हो रही कि रूट लीफ से निकल के जो है वो फ्लावर में चला गया तो एक ही डायरेक्शन हुआ, लीफ से निकल के साइड में एक्सिलरी बर्ड है वहां आ गया तो भी एक ही डायरेक्शन हुआ, लीफ से निकल के रूट में आ गया या स्टेम में चला गया जो नीचे है तब भी एक ही डायरेक्शन हुआ। बात क्या होती है? एक ही टाइम पे, क्योंकि जब प्लांट में लीफ में फूड यानी ग्लूकोज बना तो जरूरत तो पूरे प्लांट को सेम टाइम पे है ना, तो इसका मतलब वो फूड डिवाइड होगा। कुछ कॉन्सेंट्रेशन लीफ में जाएगी, कुछ फ्रूट में जाएगी, कुछ फ्लावर में जा रही है, कुछ ब्रांच या एक्सिलरी बर्ड में जा रही है, कुछ नीचे स्टेम और वहां से होते हुए रूट में जा रही है, रूट की अलग अलग ब्रांच में अलग अलग जा रही है। एक ही मटेरियल को मल्टीपल डायरेक्शन में भेजा एट द सेम टाइम। हालांकि जो एक्सपेरिमेंट दिया है जो आप पढ़ोगे मुंच हाइपोथेसिस, वो ये एक्सप्लेन नहीं करती, वो उसकी ड्रॉबैक है कि मुंच हाइपोथेसिस एक ही टाइम पे फूड कैसे डिवाइड होगा ये नहीं बताती। ये बताती है कि सोर्स से सिंक में कैसे जाता है। बट जब मल्टीपल सोर्सेस आएंगे, वो मल्टीपल सिंक्स आएंगे तो क्या होगा? सोर्स तो एक ही है, दैट इज लीफ, बट सिंक बहुत सारे हैं, तो फूड कैसे डिवाइड होगा? उसके लिए अलग फिजिक्स दे रखी है कि कैसे फूड का डिवीजन किया जाएगा। जब आएगा हम तब डिटेल में देखेंगे। सो ऑर्गेनिक सॉल्यूट या फूड का ट्रांसपोर्ट कहा जाए तो मल्टी डायरेक्शन होता है। प्लांट हार्मोन का कैसे होगा? चौथा क्वेश्चन। बताइए। कनिका यूनिडायरेक्शनल, और कुछ? विधि यूनि, श्लोक पांडे यूनिडायरेक्शनल। और कुछ? अभी आप सोचो, देखो 4 क्वेश्चंस हो गए ये, और वो जो अलग बात है, ये तो मेन क्वेश्चंस हैं और ये सब एनसीईआरटी में गिवन है, बस सिर्फ इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में। अगर आप छोड़ दो तो कितने क्वेश्चन मिस कर दोगे, और इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो एग्जाम के ही क्वेश्चन हैं। शिवानी ने भी यूनि लिखा हुआ है, यूनि नहीं आएगा। अच्छा चलो, यूनि डायरेक्शनल अगर मैं मान भी लूं तो फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन है जिसमें आपको लगता है कि कोई और ऑप्शन भी होगा? बिकॉज आपने एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल नहीं बोला। श्लोक पांडे ने लिखा है स्ट्रिक्टली पोलराइज। तो जब स्ट्रिक्टली पोलराइज आप कर दोगे तो यूनिडायरेक्शनल क्यों रहेगा? श्लोक ने पहले लिखा है यूनिडायरेक्शनल और बाद में लिखा है स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड। तो जब आप स्ट्रिक्टली पोलराइज बोलोगे तो आप अपने ही क्वेश्चन को गलत कर, अपने ही आंसर को गलत कर रहे हो। एक चीज पे रहिए ना, या तो यूनिडायरेक्शनल होगा या स्ट्रिक्टली पोलराइज। मतलब पोलराइज और स्ट्रिक्टली पोलराइज दो अलग अलग चीजें हो गई ना। ऐसे यूनिडायरेक्शनल और एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल दो अलग अलग बात हो गई। प्लांट हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? बी, दिस इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल। जैसे आपने लिखा स्ट्रिक्टली पोलराइज, बिना किसी एक्सेप्शन के, कोई और ऑप्शन है ही नहीं, ये स्ट्रिक्ट सेंस में पोलराइज्ड हैं। और कहां से कहां होगा बता सकते हो? फ्रॉम, हार्मोन कहां से कहां ट्रांसपोर्ट करते हैं? कैसे लिखोगे? हार्मोन का ट्रांसपोर्ट कहां से होता है? फ्रॉम सिंथेसिस साइट, जहां वो बनते हैं, टू द रिएक्टिव साइट, जहां जाके उन्हें काम करना होता है ना। सोर्स टू टारगेट, यस, है ना। सदफ ने लिखा था सोर्स टू टारगेट, मतलब जहां से बनेंगे
और जहां जाके उन्हें वर्क करना होगा, है ना। साइट ऑफ प्रोडक्शन टू अदर पार्ट, अदर पार्ट का मतलब रिएक्टिव साइट, क्योंकि बिना किसी बात के हार्मोन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। अगर उसे रिएक्ट नहीं करना होगा, अगर उसे रिएक्शन को मैनेज नहीं करना होगा, तो फिर वो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। बन जाएगा लेकिन ट्रांसपोर्ट ना हो, ये भी नहीं हो सकता, है ना। ये भी हार्मोन और एंजाइम में बेसिक डिफरेंस क्या है बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम? कोई बता सकता है डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम? जल्दी बताओ, नहीं पता? चलो मैं अपनी बात पूरी करता हूं। हार्मोन और एंजाइम का बेसिक डिफरेंस यही है जो भी आप में से किसी ने रिप्लाई भी किया, कुछ लोगों ने, और मैंने भी लिखा। ठीक है कि दोनों केमिकल मैसेंजर हैं, हार्मोन भी केमिकल मैसेंजर होते हैं, एंजाइम्स भी केमिकल मैसेंजर हैं। एंजाइम्स आप बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ोगे, मे बी सर आपको इस चीज को बताएं। हार्मोन मैसेंजर है तो बेटा एंजाइम भी मैसेंजर है ना। सरफराज ने लिखा हार्मोन इज ए मैसेंजर, हार्मोन भी मैसेंजर है, एंजाइम भी मैसेंजर है ना। एंजाइम भी केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं, हार्मोन्स भी केमिकल मैसेंजर कहलाते हैं। एंजाइम भी स्मॉल क्वांटिटी में रिलीज होते हैं, हार्मोन भी स्मॉल क्वांटिटी में होते हैं। अगर हम केमिकल नेचर की बात करेंगे तो ठीक है कि एंजाइम आप 3 तरीके के पढ़ोगे, सॉरी हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन पढ़ोगे, प्रोटीन के हार्मोन पढ़ोगे, और अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स भी पढ़ोगे। एंजाइम्स मोस्टली प्रोटीन के होते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री अगर कहा जाए तो दोनों ही प्रोटीन के हो सकते हैं। फिर दोनों में डिफरेंस क्या रहा? केमिकल मैसेंजर भी हो गए, स्मॉल क्वांटिटी में भी रिलीज हो गए, और दोनों प्रोटीन के भी बने हुए हैं। द बेसिक डिफरेंस इज गिवन हियर। एंजाइम्स जहां बनते हैं वहीं यूज होते हैं। एंजाइम का कभी भी कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता, दे नेवर बी ट्रांसपोर्टेड। हार्मोन्स जहां बनते हैं वहां कभी यूज नहीं होते, दे आर ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द सिंथेसिस साइड दैट इज सोर्स टू द रिएक्टिव साइड जहां उनकी जरूरत है। एंड दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हार्मोन एंड एंजाइम। आप कभी भी देखिए कि पेप्सिन हार्मोन है या एंजाइम है, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। क्या आपको लगता है कि सलाइवा में बनने वाला टाइलिन एंजाइम कहीं और ट्रांसपोर्ट होके जाएगा, सलेवरी ग्लैंड कहीं और से बनाए और आ जाए बकल कैविटी में विद सलाइवा? नहीं हो सकता। किसी भी हार्मोन को इमेजिन कर लीजिए जूलॉजी में आप, कोई ऐसा है जो जहां बनता है वहीं यूज होता हो? ब्रेन से बना तो पिट्यूटरी, पिट्यूटरी से बना तो टारगेट ग्लैंड, टारगेट ग्लैंड से बना तो टारगेट सेल्स, टारगेट सेल से निकला तो टारगेट रिएक्शन। हमेशा जहां बने वहां यूज नहीं हुए। अगर कभी कोई मिले आपको एक्सेप्शन तो जरूर मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से तो डेफिनेशन जो हायर क्लासेस में हम पढ़ते हैं वो यही, कि हार्मोन की एक्चुअल डेफिनेशन यही है कि जिनकी सिंथेसिस साइड, जिनकी रिएक्टिव साइड से डिफरेंस शो करती है, वो दे ऑलवेज ट्रांसपोर्टेड, है ना। ये बेसिक है ना। एंजाइम कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट का मतलब है रिएक्शन को स्पीड अप करना। बेसिकली स्पीड अप करने का मतलब है रिएक्शन को कंट्रोल या गवर्न करना। तो हार्मोन भी स्पीड अप तो नहीं करते लेकिन रिएक्शन को गवर्न करते हैं, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो इसीलिए वो केमिकल मैसेंजर बोले ना, कि वो किसी तरीके से रिएक्शन को या केमिस्ट्री को मैनेज कर रहे हैं, है ना, मैसेज कर रहे हैं। एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद डीजनरेट हो जाते हैं। वो हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग है। अपनी एंजाइम की बात मत करिए, हमारे हो जाते हैं 45 के बाद, बाकी जगह भी हो जाते हैं, कुछ जगह पे नहीं भी होते। 70 पे भी एंजाइम काम करता है, कुछ जगह पे 90 पे भी करता है, कई सारी जगह -20 पे भी काम करता है, हमारा नहीं काम करेगा। तो ये जो लाइन है वो अलग अलग है। फरही ने लिखा था एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद डीजनरेट हो जाते हैं। एंजाइम इज ए कैटालिस्ट और हार्मोन इज ए मैसेंजर। बेटा ये बुकिश लैंग्वेज होती है, जब इनको आप खोल के पढ़ोगे ना तो सब समझ में आ जाएगा, दोनों बातें एक ही होती हैं। कैटालिस्ट का काम है रिएक्शन को स्पीड अप करना। स्पीड अप इज बेसिकली द कंट्रोलिंग ऑफ रिएक्शन। कंट्रोल इस एक डायरेक्शन में। हार्मोन भी कंट्रोल करता ही है, लेकिन हार्मोन के साथ दोनों बातें हैं। कम हो जाएगा तो हाइपो भी आप पढ़ते हो, और ज्यादा हो जाएगा तो हाइपर सिचुएशंस भी आती है ना। दोनों डायरेक्शन में वर्क कर लेता है ना। हार्मोन और एक्सोक्राइन, आई थिंक एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन तो उस बात का है कि वो डक्ट है या नहीं है, बट एंजाइम से कंपेयर करना है ना। और डक्ट क्यों चाहिए? क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना है। वही तो मैंने आपको बताया कि हार्मोन हमेशा ट्रांसपोर्ट होंगे, एंजाइम कभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं होते, है ना। तो मेन डिफरेंस ट्रांसपोर्ट का ही आता है ना। तो
ये क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन से मटेरियल और किस डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेंगे और कौन से मटेरियल ट्रांसपोर्ट होंगे। अब आता है, ये इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा, एक बार एनसीईआरटी से भी रेफर कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये ट्रांसपोर्ट होगा कैसे। तो जो भी मटेरियल्स हैं हमारे पास 4 हो गए, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, ऑर्गेनिक सॉल्यूट, प्लांट हार्मोन। जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, जितनी भी डिस्टेंस को ट्रैवल कर रही हैं, उनके ट्रैवल करने का, उनके ट्रांसपोर्ट होने के 2 फोर्स हो सकते हैं। ट्रांसपोर्ट बेसिकली 2 टाइप का होता है, सब जानते हैं। पूरी फिजियोलॉजी में ये वर्ड कई बार आएगा, पैसिव, एक्टिव। तो ट्रांसपोर्ट के टाइप जब आप पढ़ेंगे, पहली एनसीईआरटी में जो हेडिंग मिलेगी वो आपको यही मिलेगी, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। ये थर्ड है जहां से एनसीईआरटी का फर्स्ट हेडिंग शुरू हुआ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट कितने तरीके से होता है, तो ट्रांसपोर्ट 2 तरीके से होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। 2 ही टाइप का होता है। जहां भी आगे पैसिव एक्टिव आएगा ना, उसका मतलब सिंपल यही होगा जो अभी आप 5 मिनट में पढ़ने वाले हो, है ना। 5 मिनट और दो तो ये ट्रांसपोर्ट वाला हमारा जो जर्नल पैराग्राफ है वो पूरा हो जाएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? पूरी फिजियोलॉजी को समझने के लिए एक रेफरेंस क्रिएट किया गया, ये रेफरेंस है। रेफरेंस हमारा क्या रहेगा हमेशा? हाई टू लो। जैसे कहते हैं ना कि आपने एक मेजरमेंट करना है, तो मेजरमेंट करने के लिए आपने एक यूनिट बना दी कि सर डिस्टेंस को मेजर करना है तो मीटर, क्वांटिटी को मेजर करना है तो लीटर, वेट को मेजर करना है तो ग्राम। अब आपको यही जिद पे आ जाए कि सर मुझे मिल्क को जो है वो किलोमीटर में बताओ, तो उस बात का कोई लॉजिक तो नहीं आएगा। इससे पहले कि आप मुझसे पूछें, टाइम कम है तो मैंने खुद ही बता दिया कि सर रेफरेंस ग्रेडियंट हाई टू लो ही क्यों। तो जब स्टीफन हिल्स ने फिजियोलॉजी को समझना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भाई कोई तो एक पैरामीटर लेना पड़ेगा ना रेफरेंस, जिसके कंपैरिजन में हम चीजों को दे पाएंगे। तो दैट रेफरेंस इज ऑलवेज हाई टू लो। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई एनर्जी से लो एनर्जी। 3 ही चीजें हैं। पूरी फिजिक्स, पूरी केमिस्ट्री में 3 चेंजेस आए। सबसे पहले आया था कॉन्सेंट्रेशन, जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को स्टार्ट किया था तब कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में चीजें दी गई थी। फिर पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट आया, आप मेरे से ज्यादा इन चीजों को समझते होंगे। फिर थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से सेम कॉन्सेंट्रेशन सेम प्रेशर पे आप एनर्जी को वेरिएबल कर सकते हो, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, एनर्जी आ गया। 3 ही मेजर चेंजेस आए पूरी साइंस के अंदर, जिससे अलग अलग थ्योरीज आने लगी, कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, फिर प्रेशर के रिस्पेक्ट में, फिर एनर्जी के रिस्पेक्ट में। हमें भी फिजियोलॉजी ऐसे ही पढ़नी है। हमारा रेफरेंस क्या होगा? हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई एनर्जी टू लो एनर्जी। ये फिक्स रहेगा, इसे नहीं चेंज करना है, ये रेफरेंस है। इसके रिस्पेक्ट में अब जो चीज मूव करानी है आपको, वाटर, इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, ऑर्गेनिक सॉल्यूट, प्लांट हार्मोन, अगर ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, रेफरेंस हाई टू लो है, वाटर भी हाई टू लो जा रहा है, तो दिस इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसपोर्ट। अगर रेफरेंस हाई टू लो है, वाटर लो टू हाई आ रहा है, दिस विल बी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये हमारा रेफरेंस है। पैसिव का मतलब होता है, ये होता है अलोंग द ग्रेडियंट, और हमारा ग्रेडियंट क्या है वो ऊपर लिखा हुआ है रेफरेंस वाला, दिस इज कॉल्ड हाई टू लो। कोई भी चीज अगर इसी ग्रेडियंट में, इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है तो पैसिव कहलाएगा। एक्टिव क्या कहलाता है? अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का उल्टा। और ग्रेडियंट का उल्टा का मतलब क्या हो गया? लो टू हाई। जैसे आप फिजिक्स में कहीं पढ़ते हैं कि लाइक ये रिवर है, तो रिवर में, रिवर का डायरेक्शन ये है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। आप कोई भी अपनी बॉडी को छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए, तो आपकी बॉडी भी डिस्प्लेस हो जाएगी ना, नॉर्थ टू साउथ। रिवर के डायरेक्शन के साथ आपकी बॉडी भी चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड स्विमिंग। नहीं, ये स्विमिंग नहीं कहलाती, इसे फ्लोटिंग बोलते हैं। ये तैरना नहीं है। अब आप कहें कि फ्लोट करने को हिंदी में क्या बोलेंगे और स्विम करने को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो एक्चुअली अलग अलग है, हम उस बात पे नहीं जा रहे। बट फ्लोट करना, जैसे आपको मैंने फाइटोप्लैंक्टन पढ़ाए थे, सरफेस ड्वेलर,
they rest at the water surface, they float at the water surface, they not swim at the water surface. स्विमिंग क्या होता है? एक्टिव प्रोसेस, अपने हाथों को यूज करोगे अगेंस्ट द डायरेक्शन जाने के लिए, कि रिवर जा रही है नॉर्थ टू साउथ और आपकी बॉडी को जाना है साउथ टू नॉर्थ, तो पहले तो आपकी बॉडी को रोकने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा और फिर एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो अपोजिट डायरेक्शन में जा पाओगे, एंड दैट इज कॉल्ड स्विमिंग. आप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वर्ड भी यूज कर लेते हैं, बट एक्चुअली अलोंग द ग्रेडियंट और अगेंस्ट द ग्रेडियंट ये कई बार आएगा हर जगह पे. जहां जैसे आप आगे पढ़ोगे कि एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, तो उसका मतलब है अगेंस्ट द वाटर, अगेंस्ट द ग्रेडियंट. ग्रेडियंट क्या है? हाई टू लो. एक्टिव मिनरल एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब अगेंस्ट द ग्रेडियंट. पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब अलोंग द ग्रेडियंट. ये पैसिव और एक्टिव फिजियो में 5 चैप्टर पढ़ने हैं, कई बार ये वर्ड आएंगे, इसलिए यहीं पे आप पढ़ रहे हैं कि एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट होते क्या है. अब जब आप अलोंग द ग्रेडियंट जा रहे हो तो कोई एनर्जी नहीं खर्च हो रही, नो यूज ऑफ एनर्जी. अपनी बॉडी को रेस्ट पे भी छोड़ दोगे तो पानी के बहाव के साथ बहते चले जाओगे ना, तो कोई भी एनर्जी सेल में किस फॉर्म में होती है? एटीपी की फॉर्म में. तो कोई भी एटीपी या एनर्जी का यूज नहीं होगा. ये अगेंस्ट द ग्रेडियंट है, आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी. अगर हाथ पैर को चलाओगे नहीं तो स्विमिंग नहीं कर सकते. हाथों को मूव करने के लिए आपको मसल्स को एनर्जी देनी पड़ेगी ना. स्विमिंग तो कहते हैं बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, बॉडी को टोन रखना हो, हेल्दी रखना हो, तो स्विमिंग इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन. क्यों? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट करती है अलॉन्ग विद योर माइंड, तो आप अगेंस्ट द डायरेक्शन स्विम कर सकते हैं. तो ये इंपॉर्टेंट है. तो यहाँ पे क्या होगा? यूज ऑफ एनर्जी आएगा. और अगर एनर्जी यूज होगी किस फॉर्म में? तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में यूज होती है, क्योंकि हम प्लांट की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, तो एनर्जी एटीपी की फॉर्म में होती है. तो नो यूज ऑफ एनर्जी एंड यूज ऑफ एनर्जी, ये 2 बेसिक डिफरेंस हैं. तीसरी चीज क्या आएगी? यहां पे इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व ए कैरियर. ये आ गया. यहां पे कैरियर की रिक्वायरमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है. जैसे ये था कि नॉर्थ से साउथ में रिवर का फ्लो है, अपनी बॉडी को छोड़ दिया आपने तो भी पहुंच जाओगे. अगर आपको गीला नहीं होना है तो अपनी बॉडी को एक बोट पे रख दो और बोट को छोड़ दो, तो बोट जाएगी, बोट के साथ साथ आप भी चले हो जाओगे. तो आपको एक कैरियर मिल गया जो आपको नॉर्थ से साउथ तक लेके जा रहा है, एंड दैट इज द बोट. ठीक है. आप बिना बोट के भी जा सकते थे, गीले हो जाओगे और क्या होगा, इससे ज्यादा थोड़ा होगा. अल्टीमेटली नॉर्थ से साउथ पे तो पहुंच ही जाओगे ना बिना एनर्जी को खर्च किए, क्योंकि जो बहाव है, जिधर फ्लो हो रहा है उधर ही आप मूव कर रहे हो. अलोंग द ग्रेडियंट जाना है तो उसमें कैरियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. लेकिन जब आपको अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाना होगा, देन इट ऑलवेज रिक्वायर ए कैरियर. यहां हमेशा एक कैरियर चाहिए. और ये कैरियर क्या होता है? इट इज ऑलवेज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल. अगर हम बायोकेमिस्ट्री के हिसाब से जाएंगे तो कैरियर हमेशा प्रोटीन ही होगा. कोई भी लिपिड, कोई भी न्यूक्लिक एसिड, कोई भी कार्बोहाइड्रेट कैरियर नहीं हो सकते. कैरियर इज ऑलवेज ए प्रोटीन मॉलिक्यूल. यहां भी कैरियर की बात हो रही है, चाहे वहां हो या यहां हो. अगर यहाँ ऑप्शनल है, पैसिव के अंदर कैरियर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. एक्टिव में हमेशा कैरियर होगा. बिना कैरियर के आप अगेंस्ट द ग्रेडियंट नहीं जा सकते. जैसे हमारे लिए कैरियर हमारी मसल्स हैं, जो हमारे हाथ हैं, वो किसी के हाथ नहीं है और वो स्विम करना चाहे तो इम्पॉसिबल टास्क है. किसी के हाथ नहीं है और बॉडी को बैलेंस करना चाहे, दौड़ना चाहे तो इम्पॉसिबल सा हो जाएगा, बिकॉज हाथ हमारे बैलेंस करने का ज्यादा काम करते हैं, है ना, रादर देन कि होल्ड करें. ये बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं. तो कैरियर की जरूरत हमें चाहिए. बिना कैरियर के हम अगेंस्ट द डायरेक्शन, अगेंस्ट द ग्रेडियंट नहीं जा सकते. अब क्योंकि कैरियर आ गया तो कैरियर की मर्जी भी चलेगी. अगर मान लीजिए ये कैरियर है, ये बोट है फॉर एग्जांपल, बोट को आप अपोजिट डायरेक्शन में ले जा सकते हो बाय फोर्स. आप उसके फ्लिप अप्स को यूज करिए और फिर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी ले जा सकते हैं. तो जब ये कैरियर इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी आ जाती हैं. अगर कैरियर है तो सिलेक्टिव भी होगी, हाईली सिलेक्टिव. चूज करेगी, मर्जी है. बोट वाले की नहीं ले जाएगा, इंसान को ले जाएगा, जानवर को नहीं अलाउ करेगा. आप किसी स्टीमर पे जाइए और कहिए मैं एलिफेंट को भी अपने साथ ले जाऊंगा, हॉर्स को भी ले जाऊंगा, नहीं ले जाने देंगे. आप जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता, क्योंकि बोट की मर्जी है. आप खुद तो जा नहीं रहे, तो खुद जाओगे तो स्विम करके चले जाओ. किसी भी एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाना है, स्विम करके चले जाओ. अगर स्टीमर से जाना है
तो स्टीमर से जाना है या बोट से जाना है तो फिर बोट में जो रेगुलेशंस हैं वो भी तो फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब भी एक कैरियर इन्वॉल्व होगा तो उस प्रोसेस को रेगुलेट किया जा सकता है। रेगुलेट कैसे कर रहे हैं? बीइंग हाईली सिलेक्टिव इन नेचर। ऐसा नहीं है कि ये प्रोटीन जिस मर्जी चाहे उस मॉलिक्यूल को लेके चली जाए। जैसे अगर आपको पहले से कुछ याद है तो आपने कहीं प्लांट हार्मोन के लिए तो नहीं है, लेकिन एनिमल हार्मोन में जो केमिकल कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है उसमें लास्ट डायग्राम देखिए आप, तो आपको दिखाया गया कि ये सेल है और सेल के ऊपर यहाँ पे रिसेप्टर्स होते हैं जो स्टेरॉइड हार्मोन को लेते हैं। ये हार्मोन है और ये इसका रिसेप्टर है। ऐसा थोड़ा ना कि हार्मोन कहीं से भी एंटर कर जाएगा, उसका एक डेफिनेट रिसेप्टर है एंड दैट इज अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जब तक वो रिसेप्टर उस हार्मोन को पिक नहीं करेगा वो हार्मोन को सेल में आने ही नहीं देगा। तो ये सिलेक्टिव नेचर हो गया प्रोटीन का कि मेरी मर्जी है कि मैं जिसको ले जाना चाहती हूँ ले जाऊंगा, वरना नहीं। तो प्रोटीन की चॉइस हो गई कि ये हाईली सिलेक्टिव है ना। दूसरी चीज क्या है? सैचुरेट भी हो सकती है, लाइबल टू सैचुरेट। अब मान लीजिए एक बोट की कैपेसिटी है कि इसमें 10 लोग जा सकते हैं, तो जबरदस्ती 12 लोग तो ना बैठ जाओगे, एक बार में 10 जा सकते हैं। अगर 11वां भी है तो छोड़ दिया जाएगा, अगले राउंड में जाना। यही हो सकता है, एक से दूसरी जगह जाना है अगेंस्ट द डायरेक्शन, और बोट की कैपेसिटी है कि इतना वेट ले सकती है, तो उतना ही वेट तो लेके जाएगी। उससे ज्यादा वेट हो जाएगी तो चलेगी नहीं, लिफ्ट में आप ज्यादा हो जाएगी, ऊपर लिफ्ट ही नहीं होगी। वो मैक्सिमम जितना अलाउएबल है उतना रहना चाहिए, उससे ज्यादा हो गया तो काम ही नहीं करेगी। तो ये भी है कि प्रोटीन को अगर सैचुरेट कर दिया आपने, प्रोटीन के ऊपर सारे मॉलिक्यूल बाइंड कर दिए, तो ऐसा नहीं है कि इनडेफिनेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल क्रॉस कर जाएंगे, एक सर्टेन अमाउंट ही करेगा। तो सैचुरेशन होता है इन प्रोटीन का, और जब तक ये अनसैचुरेट फॉर्म में नहीं आएंगी, जब तक ये खाली नहीं होंगी, तब तक ये नए मॉलिक्यूल को रिसीव नहीं कर सकती। सो दीज आर लाइबल टू सैचुरेट। एंड तीसरा, रिस्पॉन्सिव टू इनहिबिटर। बोट चलती है किसी ना किसी फ्यूल से, अगर मैं वो फ्यूल ही खत्म कर दूंगा तो सारी बात ही खत्म हो गई। बोट हमें ले जाना चाहती है, ठीक है, बोट में 2 लोग जाएंगे, मैं अकेला जाना चाहता हूं, ठीक है। कोई पर्सन आया और उसने बोट का इंजन में पेट्रोल, डीजल, बैटरी जो भी है वही नहीं दिया, तो कैसे जाएगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर हम प्रोटीन को इनहिबिट कर दें, हर प्रोटीन के इनहिबिटर होते हैं, तो जब आप प्रोटीन को इनहिबिट कर दोगे तो क्या होगा? वो मॉलिक्यूल को पिकअप ही नहीं करेगी। हालांकि वो कर सकती है, जो उसे चॉइस चाहिए वो चॉइस वाला मॉलिक्यूल ही है, जितनी क्वांटिटी में चाहिए उतनी या उससे कम क्वांटिटी में है, बट क्योंकि प्रोटीन को हमने इनहिबिट कर रखा है वो अपना काम ही नहीं करेगी। तो इसका मतलब है कि जब भी ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट जहां पे ये कैरियर प्रोटीन मस्ट है, और पैसिव ट्रांसपोर्ट जहां कैरियर प्रोटीन ऑप्शनल है, क्योंकि लिखा है मे और मे नॉट इन्वॉल्व, तो अगर ये इन्वॉल्व करेगी कैरियर, चाहे यहाँ का कैरियर हो या यहाँ का कैरियर हो, कैरियर हमेशा एक प्रोटीन ही होगा। और ये कैरियर की 3 प्रॉपर्टी हैं, तो इसका मतलब है आप उस प्रोसेस को रेगुलेट कर सकते हो। जैसे हार्मोन का रिसेप्टर होता है, अगर मैं उस रिसेप्टर को इनहिबिट कर दूं तो फिर हार्मोन अगर है भी तो आएगा ही नहीं सिस्टम के अंदर, है ना। कम क्वांटिटी में है तब भी नहीं आएगा, ज्यादा में है तब भी नहीं आएगा, जो चाहिए वही है बट फिर भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने रिसेप्टर को इनहिबिट कर रखा है। तो जब भी ये कैरियर प्रोटीन वाली बात आएगी तो यहाँ 3 चीजें याद रखनी है कि दे आर हाईली सिलेक्टिव, लाइबल टू सैचुरेट, रिस्पॉन्सिव टू इनहिबिटर, है ना। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर है तो भी, और एक्टिव के अंदर तो कैरियर मस्ट है तो भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा एक्टिव ही रहता है, पैसिव में आगे आप 3 एग्जाम्पल पढ़ोगे जो हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। बेसिकली बुक में पहले 2 दे रखे हैं, वन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन एक पैसिव टाइप का ट्रांसपोर्ट है, और दूसरा बुक में दे रखा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी हम पढ़ेंगे। यहीं पे वो फैसिलिटी कैरियर आएगी। ये सिंपल डिफ्यूजन है बिना कैरियर का, और अगर कैरियर के साथ डिफ्यूजन होगा तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाएगा, है ना। तो हमने फिलहाल फिजियोलॉजी में कम ही पढ़ा, लेकिन जितना काम की चीज थी वो देखा। कितनी डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रांसपोर्ट में कितनी डिस्टेंस यूज हो रही है, मॉलिक्यूल कितना ट्रैवल कर रहे हैं, कौन से मॉलिक्यूल किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, और किस वजह से ट्रैवल कर रहे हैं। वजह पैसिव और एक्टिव है, दैट इज मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, जिनमें आप आगे अभी डिटेल में डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, इम्बाइबिशन, वाटर पोटेंशियल, ये सारी चीज, प्लाज्मोलिसिस, टर्जिडिटी, ये सारी चीजें आप बेसिकली इसी हेडिंग के अंदर ही पढ़ते रहेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही। कल या परसों जब आपकी क्लास होगी तो हम स्टार्ट करेंगे
डिफ्यूजन से। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में पहला टॉपिक हमें पढ़ना होगा डिफ्यूजन और उसके आगे की चीजें, है ना। ये जो स्टार्टिंग की फिजियोलॉजी ना, ये सबसे काम की है, इसी के बेस पे हर एक प्रोसेस को आपको समझाया जाएगा, है ना। ये कोई भी चीज अगर हो रही है तो क्यों हो रही है, उसका रीजन आपको यहीं से मिलेगा, इसीलिए ये हमारा कंटेंट इंपॉर्टेंट है ना। ओके, गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे, जितना भी बचा हुआ है। प्रवीण बाय, शिवानी, सरफराज, दीपांशु एंड ऑल